आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर नीरजा भाटला। नमस्कार श्रोताओं। कहते हैं अगर मन में संकल्प हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही जज्बा दिखाया है हमारे देश के वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने जहां एक ओर अपनी कड़ी मेहनत से हमें 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन दी, तो वहीं दूसरी ओर देश में चल रहे कोरोना के विरुद्ध विश्व के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े लोग पूरे जी जान से इस अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। देश में अब तक 82 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। श्रोताओं, कोरोना उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने और आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। कोविड-19 पर चर्चा करने के लिए और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज के इस विशेष फोन इन कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 डॉक्टर वीके पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली में गायनेकोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर नीरजा, नमस्कार। कार्यक्रम में आप दोनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। श्रोताओं, आप कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर पॉल और डॉक्टर नीरजा से हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 0112331444 पर पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News पर #AskAIR पर अपने सवाल पूछ भी कर सकते हैं। डॉक्टर पॉल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि भारत में 16 जनवरी से शुरू हुए विश्व के इस सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लाभार्थियों को कल से दूसरी डोज देना शुरू किया गया है। जब इन लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई थी तो उनमें वैक्सीनेशन को लेकर खासा उत्साह देखा गया था। आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन की दूसरी डोज का लोगों में रिस्पॉन्स कैसा रहा? दूसरी डोज का काम अच्छी तरह से शुरू हुआ है और आप देखिए, दूसरी डोज का जो लगाने का वक्त होता है वो 4 to 6 वीक्स होता है। ड्यूरेशन 4 हफ्ते से 6 हफ्ते तक होती है, ये बताया गया है। और अभी कल जो पहली डोज जिनको मिली है उनका सेकंड डोज का जो टाइम आया है, सबसे पहले जिनको 16 को मिला था, 13 फरवरी को वो डेट आई थी, तो आज 14 है, दूसरा दिन है। तो क्योंकि ये डॉक्टर के और स्वास्थ्य कर्मियों के ऊपर टारगेटेड फेज है इस स्टेज पे, तो सबको ये अच्छी तरह से मालूम है कि इसमें एग्जैक्टली 28 दिन पे करना है, ये एक चीज है। और उसी तरह से उनको अपॉइंटमेंट भी दी गई है, लेकिन थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि सबके सब दूसरी डोज लगाने आएंगे। सब स्वास्थ्य कर्मी जानते हैं कि एक डोज वैक्सीन की इस डोज में पूरा फायदा होने वाला नहीं है और सेकंड डोज इज एसेंशियल। सो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। देयर इज नो रीजन फॉर एनी कंसर्न एंड इट विल पिक अप। एंड ऑल्सो इट हैज बीन अ वीकेंड, सो दैट कुड बी वन रीजन व्हाई some who should have come on that appointment did not come, but it's not a concern. जी डॉक्टर पॉल, अगर किसी व्यक्ति की दूसरी डोज ड्यू है और किन्हीं कारणोंवश अगर वो इससे ड्यू डेट पर नहीं लगवा पाता है, तो उसके लिए क्या वैकल्पिक या अल्टरनेट व्यवस्था है? उनको दोबारा इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप दूसरी डोज के इस टाइम पे नहीं आए हैं, और उनको दूसरी सूची में लगा दिया जाएगा और उनको वक्त भी दिया जाएगा, मौका भी दिया जाएगा और उनको ये मैसेजेस पहुंचाए जाएंगे। नॉट अ वेरी सीरियस इशू, बिकॉज स्वास्थ्य कर्मी को मालूम है that this is only complete once you complete the course of immunization, and they will all, I'm sure, will be turning up very soon. But now, of course, our main emphasis is to enlarge the program. We are now vaccinating also the frontline workers, and in a matter of a short period of time into future, the age group above the age of 50 years will also be brought into the fold of vaccination program very, very quickly. And that is our real focus. So we've done very well, as you said, 80 लाख से ज्यादा हो गए हैं, 82 लाख के करीब हो गए हैं, तो अच्छी प्रोग्रेस है ये, और आगे इसमें बहुत तेज गति लाई जाएगी।
बिल्कुल। और डॉक्टर पॉल, आप इस पूरे ऑपरेशन को, जो यू आर द चेयरमैन ऑफ दिस ऑपरेशन, तो आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सुनने में लग सकता है कि 80 लाख, लेकिन इतना बड़ा फिगर होता है 80 लाख कि ये इसको इमेजिन कर पाना, और जिस तरह से आंकड़े आ रहे थे दूसरे देशों को, जितने फास्टेस्ट तरीके से हमने इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया है, वाकई में आप बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। और डॉक्टर नीरजा, आपका गायनेकोलॉजी और ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में एक लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि जो गर्भवती महिलाएं हैं यानी प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स को क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए? तो ये प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन जो है ना, अभी तक थोड़ा सा एक ग्रे जोन रहा है। रीजन ये कि जब भी हम कोई वैक्सीन के क्राइटेरिया बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि ट्रायल के फेज में उस ग्रुप पे ट्रायल हुआ हो। तो ये नहीं हुआ है इन दिस वैक्सीन ट्रायल्स, जो वर्ल्ड वाइड प्रेग्नेंट वुमेन को इंक्लूड नहीं किया गया। जिस प्रकार से हर वैक्सीन में ही उनको पहले इससे बाहर रखा जाता है, क्योंकि मालूम नहीं होता है कि उनका क्या इफेक्ट होगा होने वाले बच्चे पे। लेकिन अब क्या है कि जब से सीडीसी की गाइडलाइन आई कि ऐसा कोई कारण नहीं है ये सोचने का कि इसके कारण कोई भी नुकसान होगा गर्भवती महिला को या उसके होने वाले शिशु को, और उन्होंने पहले ओपन कर दिया था कि अगर कोई समझता है कि मैं लगवाना चाहती हूं तो मनाही नहीं है, चाहे हम उसे प्रमोट ना करें। तो कुछ डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूएस में लगवाई भी है। उसके बाद अब WHO ने भी कह दिया है कि हमें नहीं लगता कि इससे कोई भी समस्या है और गर्भवती महिलाएं भी लगवा सकती हैं। लेकिन यदि हम इस चीज को गौर से देखें तो जनरली हमारा जो अनुभव इंडिया में रहा, प्रेग्नेंट लेडीज को ज्यादा समस्या नहीं हुई है। जो बाकी लोगों को, जो कोविड ग्रस्त लोग हैं, जितनी उनकी समस्या थी उससे शायद कम ही हुई है। और इसका कारण ये हो सकता है कि ये मोस्टली यंग होती हैं और हेल्दी होती हैं। लेकिन अगर हम गौर से देखें जितनी प्रेगनेंसीज अभी तक उभर के आई सामने दुनिया भर में, तो कुछ प्रेग्नेंट लेडीज हैं जिनको रिस्क ज्यादा है, और वो रिस्क काफी उसी प्रकार से है जितना नॉन प्रेग्नेंट लोगों का, चाहे स्त्री हो या चाहे पुरुष, यानी कि जिनकी ज्यादा उम्र है, प्रेगनेंसी लेट एज में हुई है, या उनको डायबिटीज है, शुगर की बीमारी है, या उनका ब्लड प्रेशर हाई है, तो और या वो ज्यादा वेट है, उनका ओबेसिटी है। तो ये लोग जो हैं इनको रिस्क ज्यादा है और इनको डेफिनेटली सोचना चाहिए कि वो प्रेगनेंसी में टीका लगवा सकती हैं। ऐसे कोई मनाही नहीं है, चाहे शायद उन्हें कोई कॉल ना करे। जी। और डॉक्टर पॉल, अब जबकि लोगों को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज भी, जैसा कि आपने बताया, लगनी शुरू हो गई है, आपसे जानना चाहेंगे कि दूसरी डोज लेने के कितने दिन बाद शरीर में इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी? दूसरी डोज लगने से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कंप्लीट हो जाता है जी। और अब उसके बाद सेकंड इंजेक्शन के बाद में फिर इम्यूनिटी को और एक बूस्ट मिलता है। पहली डोज से इम्यूनिटी बननी शुरू होती है और दूसरी डोज से उसके ऊपर पूरा एक बूस्ट मिल जाता है, और एंटीबॉडी जो रिस्पॉन्स हैं या बाकी टी सेल की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो एक ही अलग डायमेंशन पे, अलग ऑर्बिट में, बहुत ऊंची तरफ, जितनी मैक्सिमम उनकी एफिकेसी होनी चाहिए उस तरफ पूरा फायदा एंटीबॉडी के तौर पे मिल जाता है। इसको लगभग 2 हफ्ते लग जाते हैं। सेकेंड डोज के बाद जो बूस्टर इफेक्ट होता है इम्यूनिटी में, कम से कम 2 हफ्ते लग जाते हैं। तो ये हमें मान के चलना चाहिए कि 2 डोज लगाना भी जरूरी है, और 2 हफ्ते उसके बाद, दूसरी डोज के बाद तक हमें ये लेके चलना चाहिए कि अभी आपकी बॉडी में पूरी तरह से जितनी इम्यूनिटी आ सकती है वैक्सीन से, वो तब तक नहीं आई है। तो 14 दिन दूसरी डोज के लगने के बाद ही आपको लेके चलना चाहिए कि अब आप में वो गुण आ गए हैं जो कि इस इन्फेक्शन से आपको प्रिवेंट कर सकते हैं। जी।
और डॉक्टर नीरजा, जैसे जैसे कोरोना का असर कम हो रहा है, लोग अपनी जिंदगी में वापस आ रहे हैं, इस समय शादियों का मौसम भी शुरू हो रहा है। ऐसे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि शादी में दुल्हन के लिए जो ब्राइडल मेकअप होता है, एक बड़ा काम होता है परिवार में। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में ब्यूटी पार्लर्स जाना कितना सेफ है, या अगर जाते हैं तो वहाँ किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? हाँ, ये तो आपने एक बहुत पर्टिनेंट पॉइंट रेज किया है, क्योंकि शादी में दुल्हन डेफिनेटली अपना मेकअप तो कराएंगी ही, और वो भी मेनली फेस का होता है। और प्रॉब्लम कोरोना का जो होता है वो होता है थ्रू माउथ, नोज, आईज, यानी जो हम मास्क से कवर करते हैं मुख और नाक को, है ना जी। तो आप फेस शील्ड्स लगाते हैं आंख की प्रोटेक्शन के लिए। तो एक तो पार्लर में ये चेक जरूर करें कि वो पूरी प्रिकॉशंस ले रहे हों अपने स्टाफ की ओर से, कि वो उनको कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है। कोशिश ये करें कि कम से कम मेकअप की ओर जाएं। आजकल अब सादगी का मौसम हो गया है जहां तक हो सके। और आजकल मैंने देखा है कि इवन जो वहां पे काम करती हैं, उन्होंने भी तरीके समझ लिए हैं कि मास्क पहने हुए वो किस तरह से काफी चीजें जैसे वो करती थी, थ्रेडिंग वगैरह, और उनके मास्क उतरे होते थे, वो भी उन्होंने सीख लिया कैसे मास्क पहन के उन्होंने करना है। तो कोशिश ये की जाए कि जो आपका कर रहा है मेकअप, उसने मास्क जरूर पहना हो थ्रू आउट द प्रोसेस। अगर हो सके तो अपने घर में बुलवा के भी किया जा सकता है, ये भी अच्छा रहेगा। जी। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है डॉक्टर पॉल। कोरोना काल में हमने लोगों को अलग अलग लुक्स में देखा है। लोगों ने बार्बर शॉप जाने से बचने के लिए लंबे बाल भी रखे। अब काफी वहां पे भीड़ देखी जा रही है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि बार्बर शॉप या हेयर सैलून जाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो बातें डॉक्टर नीरजा ने पार्लर में जाने के ताल्लुक में कही हैं, प्रिंसिपल वही रहते हैं कि एक अपने को सजाने के लिए, अपनी फेस को इम्प्रूव करने के लिए आप हेयर कट करवाते हो, आपकी ठीक दिखें आप, वो जरूरी है। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि उसमें दोनों व्यक्तियों में, जो करवा रहा है अपना हेयर कट और जो कर रहे हैं, उनमें बहुत क्लोज कांटेक्ट होता है। और छोटा कांटेक्ट नहीं होता है, कुछ ही मिनट का नहीं होता, ये 10, 12, 15, 20, 30 मिनट का कांटेक्ट होता है। और ये एक डेंजरस चीज है दोनों के लिए, क्योंकि इन्फेक्शन एक से दूसरे को और दूसरे से पहले को लग सकती है। तो इसको एक हाई रिस्क सिचुएशन तो मान के चलना ही चाहिए हमें, क्योंकि ये वायरस अभी कहीं गए नहीं है। आपको मालूम है कि अगर हम नेशनल सीरो सर्वे लेते हैं तो ये पाया गया है कि 22% लोगों में इसका संक्रमण अभी हुआ है। तो ओवरऑल अगर पिक्चर देखें तो, और इसका मतलब दूसरी तरफ से देखें तो क्या हुआ है कि 75% से ज्यादा लोग अभी भी वायरस के ग्रस्त हो सकते हैं, उनमें यह संक्रमण आ सकता है। वायरस अभी छुपा है, बैठा है कहीं पे, वो वायरस की मर्जी है, लेकिन हम अपनी मर्जी से रिस्क प्लीज नहीं लेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि जो ये साबित इंश्योर करें कि आपने भी पूरी तरह से मास्क पहना हुआ है। हेयर कट तभी कराएं जब आपको लगता है कि हाँ अब जरूरत हो गई है, और उसके साथ साथ जो हेयर कट करने वाले हैं वो भी मास्क पहने, वो फेस शील्ड भी पहने मैं कहूंगा, क्योंकि एकदम से अचानक जब स्नीजिंग होती है, छींक आती है, खांसी आती है, तो मास्क जो है वो 100% प्रोटेक्शन दूसरे को नहीं दे पाता। उस टाइम पे इतनी स्पीड से अनएक्सपेक्टेड होता है, हमेशा परफेक्ट तो लगा नहीं होता है मास्क। सो आई वुड से उस व्यक्ति ने फेस शील्ड भी पहनी हुई होनी चाहिए। उसका जो इंस्ट्रूमेंट है वो धुले हुए होने चाहिए, स्टेराइल होने चाहिए, और सैनिटाइज होने चाहिए, उसके हाथ भी सैनिटाइज होने चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और जितना भी हो सके थोड़ा खुला माहौल हो, बंद माहौल खराब है, वहां पे जो है वायरस जो है वो हवा में भी रह जाता है काफी देर तक। तो खुला हुआ माहौल हो, जितनी जरूरत है उतना ही करिए, और अपना तो मास्क लगाइए, और दूसरा जो व्यक्ति कर रहे हैं उसका मास्क भी हो, हैंड सैनिटाइज भी करे, और उसने फेस शील्ड भी पहनी होनी चाहिए, और उसको बड़ा केयरफुल तरीके से करना चाहिए। और आपको ये भी सूचित करना चाहूंगा मैं आपके द्वारा बाकियों को भी, कि शादियों का मौसम ठीक है, शादियां हो रही हैं, होनी भी चाहिए, लेकिन ये सोच के करें कि पुराने तौर तरीके से हों, भीड़ में हो, ये हमारे लिए बहुत
खराब साबित हो सकता है। हम जो अपनी प्रिकॉशंस परवाह कर रहे थे उससे बिल्कुल हटिए नहीं। आप उसी कम से कम लोगों के बुला के शादी करिए और दूरी बना के रखेंगे, मास्क पहन के रखेंगे, हैंड सैनिटाइज करके रखेंगे और जब खाना खा रहे हैं वो खुली जगह में होना चाहिए। और बड़ी भीड़ करने का कोई मतलब नहीं है। जितनी कम से कम आप कलेक्शन करके लोगों को इकट्ठा करके कर सकते हैं ये सब सेरेमनी, वो आपके लिए अच्छा है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी जगह पे एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट हो गया तो बताइए कितना नुकसान की बात है। वो परिवारों के परिवार जो है इसकी जकड़ में आएंगे। और ये वायरस, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी फितरत ऐसी है कि ये पार्टियां इसको भी बहुत पसंद है। जहां पार्टी हो रही है, जहां लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जहां मौज हो रही है, वहां वायरस भी बहुत मौज करते हैं और एक से दूसरे के ऊपर जाने में पूरी तरह से ये वायरस सक्षम है। दूसरा ये याद रहे कि बाहर के देशों में ऐसे वायरस के म्यूटेशंस आए हैं जो कि बहुत तेज गति से एक से दूसरे को फैलते हैं और कुछ कुछ तो ऐसे भी हैं जो हमारे जो वैक्सीन है उनको भी चैलेंज करते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन देश में नहीं है, लेकिन क्या पता क्या हो रहा है आज के दिन में। हर व्यक्ति की सीक्वेंसी उसके वायरस की तो नहीं हो रही। वायरस कैसा है हमें क्या पता। और अगर ऐसे वायरस, म्यूटेंट वायरस हमारे आसपास हों और ऐसे इवेंट हो रहे हों जहां लोग इकट्ठे हों, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लापरवाही से बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए इस सबको पूरी तरह से प्रिकॉशन लेते हुए ही अगर हम इन शादियों के इकट्ठ को निभाएं, सेरेमनीज को निभाएं, तो ये सबके इंटरेस्ट में है। जी, और जो श्रोता हमसे अभी भी जुड़े हैं उन्हें हम बता दें कि कोरोना जागरूकता श्रृंखला के आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं चेयरमैन नेशनल टास्क फोर्स ऑन कोविड-19 डॉक्टर वी.के. पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में गायनेकोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरजा भाटला। आप हमारे विशेषज्ञों से टोल फ्री नंबर 1800-115-767 पर कोरोना और उसकी वैक्सीन से जुड़े सवाल पूछ सकते हैं। और इस बीच हमारे आज के पहले कॉलर हैं मुरादाबाद से प्रकाश पॉल जी। हेलो प्रकाश जी। जी सर, नमस्ते। जी प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है जी। आप क्या जानना चाहते हैं? सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, डोज लगने के बाद ये हमें कितने समय तक ये सुरक्षित रख सकती है? जी डॉक्टर पॉल, आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक बार वैक्सीनेशन हो जाता है तो कितने दिनों तक ये जो हमारी इम्यूनिटी है वो मेंटेन रहती है? अभी जो वैक्सीन लग रहे हैं उनमें, क्योंकि ये बड़ी तेज गति से ये वैक्सीन बनाए गए, तो अभी देखिए साल भर से तो ये बीमारी शुरू हुई है और वैक्सीन बनने और टेस्ट होने शुरू हुए हैं जून जुलाई अगस्त में। तो ये दिखाई देता है कि वैक्सीन लगने के बाद में 6 से 8 महीने तक तो प्रोटेक्टेड हैं। इसमें कोई दो राय नहीं लग रही, अभी क्लियर होता जा रहा है। और उससे लंबी देर तक भी आपको प्रोटेक्शन रहेगी, ऐसे ही उम्मीद है। हमें ये लेकर चलना चाहिए कि आप जिसको चिन्हित हुए हैं, जो व्यक्ति वैक्सीन लगने के लिए, वो लगवा लें, अपनी डोज पूरी कर लें। और जैसे जैसे समझ बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, रिसर्च आएगी कि जो वैक्सीन आपको मिला है वो कहाँ तक प्रोटेक्ट करता है, कितने अरसे तक करता है, वो मन में रखा जाएगा। और अगर दूसरी बार फिर वैक्सीन लगना है किसी टाइम के बाद में, मान लो साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, तो वो बता दिया जाएगा। और जैसे सिचुएशन उस टाइम पे महामारी की होगी उसके मुताबिक अगले फैसले हो गए। इन शॉर्ट, अभी आप ये लेकर चलिए कि जो वैक्सीन लग रहे हैं 6 से 8-9 महीने तक वो आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। जी, और डॉक्टर नीरजा, आपका गायनेकोलॉजी ऑन्कोलॉजी में भी एक लंबा अनुभव रहा है। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कैंसर के मरीज जिनकी कीमोथेरेपी चल रही है या उनकी कोई सर्जरी होने वाली है, ऐसे में उन्हें वैक्सीन लगवानी चाहिए या नहीं, और अगर लगवानी है तो उसमें किस तरह की सावधानी रखनी होगी? तो ऐसा है कि सर्जरी होने वाली है, उसके लिए हमें वैक्सीन लगवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वैक्सीन के बिना सर्जरी नहीं होना है। बल्कि मैं ये समझती हूँ कि जो प्रिकॉशंस डॉक्टर पॉल ने भी बताए हैं सिद्धार्थ जी, वो बहुत जरूरी हैं कि उनका प्रयोग किया जाए। यानी कि अगर किसी को पता है कि मेरी सर्जरी शेड्यूल है, तो वो 2 हफ्ते उससे पहले
और डेफिनेटली 1 हफ्ता बट प्रेफरेबली 2 हफ्ते पहले वो अपना सेल्फ आइसोलेशन रखें, ना केवल वो लेकिन उनके परिवारजन भी सेल्फ आइसोलेशन रखें, जिससे उनका रिस्क ना रहे कि उन्हें इन्फेक्शन हो जाएगा उस समय जब उनकी ऑपरेशन होना है। तो ये एक बहुत जरूरी है, चाहे वो प्रोसीजर माइनर है चाहे वो प्रोसीजर मेजर है, और ये दुनिया भर में ये प्रिकॉशन जरूर एडवाइज किया जा रहा है। और ये हमने गर्भवती महिलाओं में भी देखा है कि जो हमारी महिलाएं पॉजिटिव होके आई, अक्सर उनको इन्फेक्शन परिवारजनों से ही मिला, क्योंकि वो ना कहीं बाहर जा रही थी ना आ रही थी, बल्कि परिवारजन थे जो बाहर काम के लिए निकल रहे थे। इसलिए जिसके भी घर में ये हो, चाहे गर्भवती महिला है चाहे किसी का ऑपरेशन होना है, तो पूरे परिवार को ध्यान रखना होगा और घर के अंदर भी ये डिस्टेंसिंग रखना होगा। खाने के समय एकदम सब लोग एक साथ आमने सामने जब बैठते हैं, वो बहुत हाई रिस्क का टाइम होता है, उस समय मौज मस्ती में हंसना बोलना होता है, वो सब होता है, उसके कारण बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। बाकी वैक्सीन वैसे जब टर्न वाइज आए ऑप्शन तो लगवा लेना चाहिए, और कैंसर पेशेंट्स को भी उसमें लगवाने में कोई मनाही नहीं है, बल्कि दे आर अ हाई रिस्क ग्रुप। लेकिन हाँ, कीमोथेरेपी के दौरान अगर किसी का प्लेटलेट काउंट कम हो गया है या इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली उस समय तो नहीं लगवाना है, वो डॉक्टर से सलाह करके ही लगवाना है। जी, और अब हम रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहाँ पे बिलासपुर से दिलीप साहू जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। दिलीप जी नमस्कार। हाँ नमस्ते जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है सर, मैं एक लेक्चरर हूँ जी, और ये मेरा क्वेश्चन नहीं है, ये पूरे छत्तीसगढ़ का मैं समझूंगा। कल से स्कूल ओपन हो रही है जी, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ के टीचर और स्टूडेंट दोनों का क्वेश्चन हो सकता है। तो अभी हमारे यहाँ वैक्सीनेशन तो नहीं हुआ है टीचर और स्टूडेंट को जी, तो कल से स्कूल ओपन होने पर हम कितने सेफ हैं? जी, डॉक्टर पॉल आपसे जानना चाहेंगे कि अब स्कूल कॉलेजेस खुल रहे हैं, तो ऐसे में क्या सावधानी रखनी होगी और किस तरह की प्रिकॉशंस रखना होगा? आप बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है। ये सबके मन में सवाल है कि स्कूल खुलेंगे, कॉलेजेस खुलेंगे, तो हमें किस तरह से संक्रमण से बचना है। इसका जवाब देखिए ये है कि जो बातें आज तक हमने अपनाई हैं, देश ने अपनाई हैं, उन बातों को हमें आगे इस सिचुएशन में और भी सुदृढ़ता से और नियम से उनका पालन करना होगा। तो वो 3 ही बातें आ जाती हैं कि हम सब मास्क पहनेंगे, पहली बात है, और हर व्यक्ति, हर स्टाफ का मेंबर, हर अध्यापक, हर स्टूडेंट, ये सब अपना अपना मास्क पहनेंगे और लगातार पहनेंगे और ठीक तरह से पहनेंगे। इसको सुनियोजित करना जो है वो स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन का और सबका मिलकर काम करने को संभव करना चाहिए। और जो स्टूडेंट नहीं ला पा रहे हैं, मास्क नहीं अरेंज कर पा सके, उनकी मदद भी करनी चाहिए और साफ सुथरा एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए। दूसरी बात है कि हमें जब क्लास में बैठना है तो वो 2 गज की दूरी बना के रखनी है, खुले हुए तरीके से बैठना है, जहां तक हो सके जिस कमरे में हो उसकी खिड़कियां जो है खुली हुई हो सके तो बाहर क्लास करिए, ताकि वो वायरस जो है वो हवा में इतने लोगों से अगर किसी में से आता है तो वो दूसरे के ऊपर नहीं जाए। और तीसरी बात है कि बार बार हाथ धोने हैं और हो सके तो सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, सब बच्चे अपने घर से थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर लेके, नहीं तो हाथ धोने का बंदोबस्त होना चाहिए। ये 3 प्रिकॉशन जो है ये हम सब ने लेनी है, अध्यापकों ने भी लेनी है, बच्चों ने भी लेनी है, स्टाफ ने भी लेनी है, और अगर वो बच्चे बस में आ रहे हैं तो वहाँ उन्होंने, ड्राइवर, कंडक्टर, सब ने लेनी है। और इसको एक पूरी नियम की तरह से, ड्यूटी की तरह से लेना है, इसमें कोई कोताही की बिल्कुल जगह नहीं है। और ये याद रहे जो बात मैंने पहले कही कि जहाँ बड़ा समूह होता है वहाँ वायरस को एक दूसरे से फैलने का मौका बढ़ जाता है। जितना बड़ा समूह उतना ही वायरस को अच्छा लगता है। लेकिन स्कूल खोलने का फैसला और कॉलेज खोलने का फैसला अब इस तरह से सोच के लिया गया है क्योंकि अब टाइम आ गया है कि ये कार्यवाही शुरू हो। हमारे देश में कोरोना के केसेस अब कम हो गए हैं, सारे देश में ही, और छत्तीसगढ़ में भी कम हो गए हैं। तो इसलिए सोचा गया कि अब जो इतनी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, स्कूल को चलना जो है इतना इम्पोर्टेंट है, बच्चों को
पढ़ाई का जो नुकसान हुआ है उसको भरपाई करनी और आगे बढ़ाना इतना इम्पोर्टेंट काम है कि इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन इसके साथ साथ ये नहीं है कि वो पुराने जमाने की तरह, पुराने टाइम की तरह हम इस बात को करेंगे। हमें पूरी परवाह करते हुए, प्रिकॉशंस लेते हुए इसको निभाना होगा। और अध्यापकों के लिए जो 50 साल की उम्र के अध्यापक हैं, उनको अगले कुछ हफ्तों में टीकाकरण का मौका मिलेगा और उससे ये काम और भी हमारा सुदृढ़ हो जाएगा कि वैक्सीनेशन के आने से, प्रिकॉशन लेने से संक्रमण बच्चों में और अध्यापकों में नहीं आएगा। जी। और इस बीच उत्तर प्रदेश में अयोध्या से हमारे साथ इरशाद जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। इरशाद जी नमस्कार। जी नमस्ते सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी अब जानिए, शादी ब्याह की दूल्हा दुल्हन की बात हो रही थी। जी जी। तो उसी का थोड़ा और बढ़ाते हुए हमें पूछ रहे हैं कि जो खाना बनाने वाले आते हैं बावर्ची जी, और जो परसने वाले होते हैं उनसे कैसे बचा जाए, कैसे हो? जी डॉक्टर नीरजा, इन्होंने बड़ा ही वैलिड क्वेश्चन उठाया है कि शादी ब्याह में अगर खाने पीने की जो इंतजाम होगा उसमें वहाँ पे कैसे हम सुरक्षित रहेंगे। तो वो ये भी जो बावर्चियों का और सर्विसमैन का भी सेम एग्जैक्टली वो है, चेक होना है। एक तो हम कहते हैं कि इनका सबका वो टेम्परेचर चेक करिए आप जो आते हैं काम पे, है ना। बट टेम्परेचर चेक काफी सैलेशियस सा ही रहता है, तो बाकी सिम्टम्स भी, या घर में और किसी को ये समस्या तो नहीं है, या अगर कोई ऐसी सिटी है जहाँ पे काफी केसेस हैं तो वो हॉटस्पॉट एरिया के रहने वाले तो नहीं है। ये सब जो भी है उनका इंचार्ज केटरर का, उसको देखना है कि उसका स्टाफ सारा सेफ है। फिर ये देखना है कि वो जरूर वो सैनिटाइजेशन प्रोसीजर्स फॉलो करें, हैंड सैनिटाइजेशन, धोना हाथ को अच्छे से, और बल्कि नॉट एक बार 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 धोना है, घंटे में 2-3 बार हाथ धुलते रहने चाहिए। और उसके अलावा उनका मास्क डेफिनेटली, और प्रॉपर मास्क जो नाक को और मुंह को कवर करे, और बावर्चियों को वगैरह को तो खैर अपना हेडवेयर वगैरह जैसे वो कैप वगैरह भी पहनना ही होता है, और जो उनके सर्विस वाले हैं एग्जैक्टली सेम उनको भी। और अक्सर ये देखा गया, ये जो ग्लव्स वगैरह पहनते हैं ना लोग, तो वो ग्लव्स का उल्टे इतनी ध्यान नहीं किया जाता है जितना हाथों का। तो ग्लव्स वगैरह भी अगर उन्होंने वेटर्स को दिए हुए हैं पहनने को, तो वो भी उनके ठीक से वॉश्ड रहने चाहिए। जी। और अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। चलते चलते डॉक्टर पॉल, आप आकाशवाणी के श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि बहुत अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं कि हमारे देश में कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, और इससे सारा जो हमारा समाज है फिर नॉर्मलसी की तरफ, आम सिचुएशन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन ये अभी हमें बिल्कुल याद रखना है कि वायरस अभी इस देश से क्या नहीं है, कहीं यही है आसपास अभी भी, और हम में से बहुत बहुत व्यक्तियों को ये वायरस अभी भी पकड़ सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी अभी भी ऐसी है जिनको कि वायरस लगने का खतरा है। अगले 6 महीने तक हमें पूरी मेहनत करनी है, वैक्सीनेशन कार्यक्रम बढ़ेगा, और साथ साथ जो बाकी तरह से हम इस वायरस को कंट्रोल कर रहे हैं वो सब होने से हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। अभी किसी भी प्रिकॉशन को अपने कमी मत लाइए, और आगे अपनी जिंदगी उन प्रिकॉशन के साथ जुड़ के ही निभाइए। जी। और डॉक्टर नीरजा, आप हमारे लिसनर्स को क्या टिप्स देना चाहेंगी? जी, मैं भी यही कहूंगी कि हमारा बहुत अच्छा रहा है इंडिया का रिस्पांस, और बहुत कामयाबी हासिल की है हमने कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज, और हमें ये बनाए रखना है, हमें याद रखना है कि बहुत सी कंट्रीज इस स्थिति में आके दोबारा सेकंड सर्ज हुए हैं, इसलिए हमें उससे बचना है। बचने का यही तरीका है जिसको हम SMS बोलते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन। अभी बिल्कुल ना छोड़ें, जिनको हो चुका है वो भी ढील ना दें, उनको भी दोबारा हो सकता है। वैक्सीनेशन में आपका बुलावा आए तो आप तुरंत जाएं। डॉक्टर पॉल और डॉक्टर नीरजा, आप दोनों कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े हमसे चर्चा करने और श्रोताओं के सवालों का जवाब देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।
कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वी.के. पॉल और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की डॉक्टर नीरजा भाटला। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSTtalks@gmail.com।